अच्छा, क्वेश्चनर मेथड वो कहलाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक लाइक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं या एक प्रोफार्मा बनाते हैं, उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और नीचे हम उसकी आंसर की स्पेस देते हैं। उसमें हमारे ओपन माइंड क्वेश्चंस भी होते हैं और क्लोज माइंड क्वेश्चंस भी होते हैं। अच्छा, ओपन माइंड क्वेश्चंस ये होते हैं कि हम उनको उनके अपने उसके ऊपर छोड़ दें, ओपिनियन के ऊपर, नीचे किसी किस्म के उनको ऑप्शंस नहीं देते और बस एक नीचे फिल इन द ब्लैंक लाइक एक ब्लैंक छोड़ते हैं और उनको जो भी हमारा रेस्पोंडेंट होता है वो खुद उसमें अपनी मर्जी का आंसर फिलअप कर लेता है। और क्लोज माइंड क्वेश्चंस हमारे वो होते हैं जिसमें हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 इस तरह करके हमारे पास 4 ऑप्शन एटलीस्ट हम उसको देते हैं, जिसमें से किसी एक को उसने टिक करना होता है। अच्छा, क्वेश्चनर मेथड जो है ज्यादातर हमारे पास पॉपुलर मेथड भी है, ये इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर जैसे इसके अंदर क्वेश्चनर अगर हम पर्सनली ले जाकर फिलअप करवाते हैं चलो तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर हम मेल कर दें किसी को तो फिर उसके अंदर थोड़ी डिफिकल्टी आती है। क्वेश्चनर मेथड questionnaire is sent to person with request to answer the questions and return the questionnaire. Questions are printed in a definite order, mailed to sample who are expected to read and questions, understand the questions and write the answers in provided space. अब इसके अंदर क्या है कि यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिटेल से डिस्कस किया है कि भाई अब रेस्पोंडेंट के ऊपर सारा हमारा जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर रेस्पोंडेंट हमें प्रॉपर रिस्पांस ना दे तो हमारा जो क्वेश्चनर मेथड है तकरीबन कभी कभी फेल भी हो जाता है। और अगर इसके अंदर हम देखें तो उसमें जो इसके फायदे हैं वो ये है कि लो कॉस्ट है, ठीक है। इवन जोग्राफिकल एरिया जो है वो लार्ज होता है, यानी हम दूसरे किसी शहर से भी किसी का ओपिनियन ले सकते हैं। इवन हम किसी दूसरे मुल्क में बैठे हुए शख्स का भी ओपिनियन ले सकते हैं। अच्छा, एंड आंसर आर इन रेस्पोंडेंट्स वर्ड सो फ्री फ्रॉम बायसनेस। इंटरव्यू में ये होता है कि हम पूछते लिखते हैं होता है या फिर हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो आंसर होता है वो उसके अपनी लक्षण में लिखा हुआ होता है। अच्छा, एडुकेट टाइम टू थिंक फॉर आंसर, यानी जो हमारे पास रेस्पोंडेंट होगा उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा कि वो हमें जो है वो आंसर अपने हिसाब किताब से सोच समझ कर दे सकता है, उसमें किसी किस्म की कोई जो है परेशानी नहीं होती, यानी ये नहीं है कि जल्दी जल्दी उसको आंसर करना। और इसके अंदर ये होता है कि नॉन अप्रोचेबल रेस्पोंडेंट में भी कन्वीनियंटली कॉन्टेक्टेड, यानी अगर आप मेल कर देते हैं किसी दूसरे शहर के या किसी दूसरे मुल्क के बंदे को तो फिजिकली तो आप वहां नहीं जा सकते। लार्ज सैंपल्स कैन बी यूज्ड टू रिजल्ट आर मोर लाइबल। अच्छा, ये मुझे लग रहा है जैसे मैंने पढ़ाया पर मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। डीमेरिट्स ऑफ क्वेश्चनर, इसके क्या नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी बात ये कि रेस्पोंडेंट्स अगर आपको रेस्पॉन्स नहीं करते तो इसका जो आंसर रेट है वो कम होते रह जाता है। लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिल्ड क्वेश्चनर कैन बी यूज्ड व्हेन रेस्पोंडेंट इज एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव। अब अगर रेस्पोंडेंट एजुकेटेड नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे उसको फिलअप करेगा, और अगर वो कोऑपरेटिव भी नहीं है तो हो सकता है आपका क्वेश्चनर उठाकर एक तरफ रख दिया, जवाब ही ना दे। लेकिन ये एक फ्लेक्सिबल नेचर का जो है आपका तरीका है, सॉरी इनफ्लेक्सिबल, इसके अंदर क्वेश्चन आपने एक दफा बता दिए दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। और इसमें ओमिशन ऑफ सम क्वेश्चंस हो सकता है वो कुछ के आंसर करे कुछ के ना करे। difficult to know the expected respondent have filled the form or it is filled by someone else। अब आप ये भी नहीं आपको पता चलेगा कि किसी और ने फिल करके भेज दिया है या उस शख्स ने खुद ही करा है इसको। और इसमें रेस्पॉन्स आपको बहुत स्लो मिलता है, जल्दी नहीं मिलता। अच्छा, इसके जो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके पास जो है वो आ जाते हैं, यानी जो इसकी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर आ गया। ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर specified and comments in the respondent own words are held to the minimum. Unstructured questionnaire, interviewer is provided with a general guide
on the type of information to be collected, he can follow own questions. Answers are taken down in respondent's own word. अब क्वेश्चनर अगर आपका जो है उसके अंदर आपने ऑप्शन दिए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि जो रेस्पोंडेंट है वो उसको अपने हिसाब किताब से उसके आंसर्स लिख सकता है। क्वेश्चन का सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सीक्वेंस शुड बी क्लियर and smoothly moving relation of the questions to another should readily apparent, यानी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे के साथ उनका एक रब्त होना चाहिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में सवालात होने चाहिए। जो पहले पूछने वाला सवाल है वो पहले और जो आखिर में पूछने वाला है वो आखिर में होना चाहिए। फर्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द रेस्पोंडेंट माइंड, क्योंकि जब सबसे पहला आप सवाल करें को इंट्रोडक्टरी नेचर का होना चाहिए। आपके अपने टॉपिक के बारे में भी कुछ ना कुछ उसके अंदर हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन हो। क्वेश्चंस व्हिच गिव स्ट्रेस ऑन memory of a personal character and wealth should be avoided and open questions, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आप उनकी मेमोरी के मुतालिक यानी उनके एक्सपीरियंस के मुतालिक करें तो वो थोड़े ओपन माइंड क्वेश्चंस हैं, क्लोज माइंड नहीं होने चाहिए। easier questions should be at the start of the questionnaire, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो बहुत मुश्किल है आप उसको बिल्कुल लास्ट में रखें और आसान सवालों को ऊपर रखें। अच्छा, जनरल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन शुड बी सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, यानी सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले जनरल नेचर के सवालात हों, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली आप उसको स्पेसिफिक करते चले जाएं और अपने टॉपिक की तरफ मोल्ड कर दें। इसमें वर्डिंग कैसी होनी चाहिए? आसान होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन शुड बी इजीली अंडरस्टूड, क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड कंक्रीट, यानी आपका सवाल बिल्कुल सादा लफ्जों में हो, सादा जबान में हो और बिल्कुल आसानी से जवाब मिल जाए उसका, और बिल्कुल आपके टॉपिक से मैच करता हो, ऐसा ना हो वेग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आपके क्वेश्चन। क्लोज क्वेश्चंस are easy to handle, but this is like fixing the answer in people's mouth. Close mind questions जो होते हैं उनके लिए आसान होता है जवाब देना, क्योंकि टिक टिक करना होता है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर एक और उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आप खुद उनको जवाब बता रहे होते हैं। So depend upon the problem for which survey is going on. Both close-ended and open-ended questions may be asked. आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो सारे के सारे आप क्लोज नहीं डालें, तो सारे के सारे ओपन ना डालें, कुछ थोड़ा सा जो है वो ऐसे सवालात होने चाहिए जिससे आपको बायस्ड विदाउट बायसनेस आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। कैच वर्ड्स विद इमोशनल कनोटेशन, डेंजर वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड, ऐसे लफ्ज जिनसे ये इंप्रेशन आता हो कि वो थोड़े पर्सनल नेचर के हों, या ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल आप कम करें जो कि थोड़े से डेरोगेटरी हों या थोड़े किसी किस्म के जो है ऐसे क्वेश्चंस हो जो इमोशनल करने वाले हों, इस तरह के सवालात नहीं हो। सवालात सिंपल होने चाहिए, न्यूट्रल नेचर के होने चाहिए और आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड होने चाहिए। अब गुड क्वेश्चनर जो एक अच्छा क्वेश्चनर होगा उसके क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं? गुड क्वेश्चनर शुड शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चंस, should arrange in logical sequence from easy to difficult one. Technical terms should be avoided. Some control questions which indicate the reliability of the respondent to know consumption, first expenditure and weight or quantity of the material. यानी आपके जो सवालात हो कंट्रोल्ड होने चाहिए जिससे उनकी जो है थोड़ी रिलायबिलिटी जाहिर हो, यानी आप इस तरह का सवाल पूछें कि आपका खर्चा कितना है, फिर आप कहें कि टोटल खर्च कितना आया, यानी आपने कितने पैसे कंज्यूम किए, कितने एक्सपेंडिचर टोटल कितना था। या फिर आप पूछें कि वजन कितना था जो चीज आपने इस्तेमाल की है, फिर आप कहें कि उसकी क्वांटिटी टोटल कितनी, यानी सॉफ्ट नेचर का आंसर भी अगर आपको मिलता है तो वो भी आपके लिए आगे चल के बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस अफेक्टिंग sentiments of the respondent should avoided, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछे जिससे सामने वाले बंदे के जज्बात जो है वो
उनको किसी तरह हिट होता हो। एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर, जवाब लिखने की जगह भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सवाल के साथ सवाल मिला दें जवाब की जगह ही ना हो। ठीक है, एडिक्वेट स्पेस फॉर आंसर शुड बी प्रोवाइडेड इन क्वेश्चनर, प्रोविजंस ऑफ फॉर अनसर्टेनिटी, यू डोंट नो, नो प्रेफरेंस, इस तरह के प्रोविजंस भी डालें कि अगर कोई शख्स न्यूट्रल आंसर देना चाहे या अवॉइड कर रहा हो तो वो भी आपका क्वेश्चनर हो सकता है आपसे, आपको उस बंदे से भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपको डायरेक्शंस मिल जाए या इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो इस तरह का भी आप ऑप्शन रखें। अच्छा, अगर आपके पास आप क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको फिल करने का तरीका अगर आप उसमें लिखेंगे तो सामने वाले को आसानी होगी, उसको नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है तो वो डायरेक्शंस पढ़ लेगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो डायरेक्शन जरूर लिखें अगर आपने कोई प्रॉपर उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर बनाया है उसका। और आपका जो फिजिकल अपीयरेंस हो आपका क्वेश्चन पेपर की साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल करें। अगर कलरफुल होगा तो उससे लोग अट्रैक्ट होंगे और आपको ज्यादा आंसर और जल्दी आंसर मिलने की तवक्का ज्यादा होगी। अच्छा, अब शेड्यूल्ड मेथड हमारे पास है एक और। शेड्यूल्ड मेथड कहते हैं स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन होता है या जिसके अंदर खास तौर पे क्लोज माइंड क्वेश्चंस होते हैं। It is one of the important method for study of social problem. Schedules like structured questionnaire, but it filled by the enumerator. यानी ऐसा क्वेश्चनर जो शख्स खुद अपना जो रेस्पोंडेंट है आपका वो खुद उसको फिल करे। Enumerator are especially appointed for filling the questionnaire. Enumerator explain the aim and objective to the respondent and fill the answer in provided space. अब यहाँ पर इन्यूमरेटर का लफ्ज हमने इस्तेमाल उस शख्स के लिए किया है जो कि हमारा फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। यानी उसका काम क्या होगा कि जो क्वेश्चनर आपने दिया है उसको वो रेस्पोंडेंट्स को समझाएगा और उनसे आंसर लेकर उन्हीं के लफ्जों में उसको बिल्कुल सफाई से पूरे तरीके से फिलअप करेगा ताकि आपको आपके जो काम का रिजल्ट है वो मिल सके। The schedule is nothing more than a list of questions which it seems necessary to test hypothesis. यानी इसमें एक रिसर्चर ने यानी थॉमस कैरसन ने कहा कि शेड्यूल नथिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सवालात की जो है एक लिस्ट है जो कि आपके किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसको जानना चाहते हैं। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें क्वेश्चनर वर्सेस शेड्यूल मेथड तो क्या होगा कि क्वेश्चनर जो ज्यादातर मेल के जरिए भेजा जाएगा और शेड्यूल के अंदर क्या होगा, शेड्यूल मेथड में एक शख्स होगा जो कि फैसिलिटेटर होगा, जो एन्यूमरेटर होगा, जो क्वेश्चन पूछ के खुद फिल करेगा। नो फर्दर असिस्टेंस फ्रॉम सेंडर, इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चनर हमने सेंड कर दिया उसके बाद हमें उसको असिस्ट नहीं करना, बताना कुछ नहीं। जबकि शेड्यूल मेथड में क्या होगा कि उसमें एन्यूमरेटर बाकायदा एक्सप्लेन करेगा और बताएगा, लेकिन ये जो है थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव होगा और उसके लिए हमें हायर करने पड़ेगा वो शख्स जो कि ट्रेंड हो इस काम को करने के लिए। जबकि जो हमारे पास क्वेश्चनर मेथड है इस तरह देखा जाए तो ये हमें सस्ता पड़ेगा, चीपर मेथड। नो रेस्पॉन्स इज हाई, नन रिस्पॉन्स इज हाई, यानी उसमें रेस्पॉन्स ना देने का जो रेशियो होगा वो हाई होगा। और शेड्यूल मेथड में भी सेम सिचुएशन होगी कि नन रेस्पॉन्स इज हाई। अब इसमें क्या है कि इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर हु रिप्लाइज, ये पता ही नहीं चल सकेगा कि किसने जवाब दिया क्वेश्चन में। अगर हमने उसके अंदर कहा है कि नेम ऑप्शनल रखेंगे जो कि होता है हमेशा के सामने वाला नाम ना बताना चाहे तो हमसे मजबूर नहीं करते, लेकिन इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी नोन होगी और हमें पता होगा कि किस शख्स ने हमें क्या आंसर दिया शेड्यूल मेथड के अंदर। और ये जो है जनरली जो क्वेश्चन मेथड ये थोड़ा सा स्लो है, जबकि इसके अंदर क्या होगा शेड्यूल मेथड के अंदर जब हम एक एन्यूमरेटर को हायर करेंगे जो शख्स या फिर हम खुद करेंगे एन्यूमरेटर की ड्यूटी अगर, तो हमें जो रेस्पॉन्स आएगा वो टाइम के अंदर आएगा। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड वेल इन टाइम। अच्छा, उसमें पर्सनली आपको कोई कांटेक्ट नहीं करना। क्वेश्चनर मेथड में क्वेश्चनर आपने ईमेल सेंड कर देनी है, आपने रिक्वेस्ट कर देनी है प्लीज आप इसको
फिल कर दें और इसको वापस भेज दें। जबकि शेड्यूल मेथड के अंदर आपका डायरेक्ट और पर्सनल कांटेक्ट जरूरी है, कि जिसके पास आप जा रहे हैं वो अवेलेबल है नहीं है, फिर जाके आपको उसको फिल करना है। Questionnaire method can be used only when the respondent is educated and cooperative. जबकि शेड्यूल मेथड में क्या होगा, इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम इलिटरेट और इलिटरेट पर्सन आल्सो। यानी कोई ऐसी चीज आप जानना चाहते हैं जो आपको इलिटरेट पर्सन भी बता सकता है, तो आपको आराम से वहां से उसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि आपके पास इन्यूमरेटर है जो शख्स फिलअप करेगा खुद फॉर्म। क्वेश्चनर मेथड के अंदर आपका जो सैंपल, आपके जो सैंपल है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनर है, वो बहुत बड़े पैमाने पे आप कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं। जबकि यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपको आपकी सक्सेस डिपेंड कर रही है ऑन द ऑनेस्टी एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ क्वेश्चनर, और जो कि आप उसमें भेजेंगे नहीं बल्कि खुद फिलअप करवाएंगे या आपका इन्यूमरेटर फिल करवाएंगे। और इसमें वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल नहीं होगी, नैरो होगी। और यहाँ पर क्वेश्चनर मेथड में आपकी सक्सेस डिपेंड कर रही होगी ऑन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर, यानी आपने सवाल सही किए हैं गलत किए हैं, जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और भी डेटा कलेक्शन के आपके मेथड्स हो सकते हैं, वारंटी कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स, साइज कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, साइज कार्ड sent to the customers and feedback collected through the asking questions on that cards. आप अपना कार्ड सेंड कर सकते हैं एक वारंटी कार्ड के इसमें शेप में बना के, और उसके ऊपर आप अपना जो है वो फीडबैक ले सकते हैं अपने कस्टमर से। डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर ऑडिट आर done by the distributor or manufacturer's salesperson observation or copying information about inventory in retail shop. Useful method for knowing market share, market size, effects of it in store promotions. यानी डिस्ट्रीब्यूटर और स्टोर ऑडिट का भी ऑडिटर्स जो होते हैं वहां से भी डेटा कलेक्ट होता है, जो कि जाते हैं डिफरेंट शॉप्स पर, और वहां से उनको प्रमोशन का और सब चीजों का पता चलता है। अच्छा, ये अब डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि कंपनीज वगैरह यूज करती है, जैसे पेंट्री ऑडिट हो गया, जो कि जो ऑडिटर है वहां पर क्या करता है कि कस्टमर के बारे में या कस्टमर को देखता है कि उसका क्या बिहेवियर है, उसके बारे में मालूमात हासिल करता है कि उनकी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल जा रही है। या कंज्यूमर पैनल्स, पेंट्री ऑडिट इज डन एट द रेगुलर बेसिस, डेली रिकॉर्ड ऑफ द कंजम्पशन, कितनी हमारी चीज सेल हो रही है वगैरह, उसका सारा रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, ये वो सारे डिफरेंट मेथड इसमें बताए गए हैं जो कि हमारे पास रिसर्च के लिए यूज नहीं होते बल्कि प्रमोशंस वगैरह के लिए यूज होते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको आ गई है समझ में? हेलो, आप लोग कहाँ सारे गायब हो जाते हो भाई? जी मैम, जी प्रेजेंट मैम। चले ठीक है, प्रेजेंट। मुझे लगा सारे सो गए आप लोग कनेक्ट करके, इतनी साइलेंट साइलेंट हो जाती है ना, तो ऐसी सरदार शाह की तो भाई इंटरनेट बिल्कुल खराब है इसका, ये बिल्कुल ऐसे, हाँ ऐसे रिंग ट्यून बजने लग जाती है जब ये बोलता है। अच्छा, पड़ोसी का कनेक्ट किया हुआ है। हाँ तो भाई जा रहे पड़ोस, उसमें फिर सिग्नल तो कम हो गया ना भाई। आपको अच्छा, आप अटेंडेंस लगा लें, और सब लोगों ने अपनी जो है वो दोनों की दोनों आपके असाइनमेंट्स आपने जमा करानी है, और 30 तारीख आखिरी है भाई। आज मेरे ख्याल में 30 है या 29 है, 29 है, कल है लास्ट डेट। आप लोग, हाँ तो आप लोग जमा करा देना। हमने असाइनमेंट पोस्ट कर दी है, पता नहीं आपको मिली है नहीं, वो वहां पहुंच जाएगी, ऑफिस में रिसीव हो जाएगी, वहां पर ऑफिस में आप लोग जमा करा दें। सर जमर साहब बढ़ाएंगे नहीं डेट, आपको पता है डेट वहां से आई है, हमारी तरफ से नहीं है कि हम आपको 1 दिन दे देंगे या 2 दिन दे देंगे। सज्जाद, आपने लगा ली अटेंडेंस, लगा ली आपने क्लास की? जी जी मैं अटेंडेंस लगा ली। और तुम भी ना वही उसी की तरह लगाते हो, हक नवाज की तरह। 28 स्टूडेंट 29 प्रेजेंट है, अभी जब आएगी ना शीट उसको 45 बच्चे प्रेजेंट। खैर चलो भाई, अब सर लगा दो अटेंडेंस, लगा के फिर मुझे सेंड कर दो। कल इंशाल्लाह ताला हमारी क्लास जो है वो होगी फिर फॉरेंसिक की,
अभी ये जो है फिलहाल हम यहाँ पर हमारी क्लास अब खत्म होने वाली है, इसको एंड करते हैं।